हाँ जी दोस्तों नमस्कार, स्टडी हंगर्स पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे रहे होंगे। साथियों हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं मध्य प्रदेश बोर्ड की कक्षा 3 की पर्यावरण अध्ययन की बुक को, ठीक है? और साथियों मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि एनसीईआरटी बोर्ड का पर्यावरण अध्ययन और हमारे एमपी बोर्ड का पर्यावरण अध्ययन दोनों ही सेम है। यदि आप ये सीरीज़ कंप्लीट कर लेते हैं, तो आपको एनसीईआरटी बुक को पढ़ने की नीड नहीं है। आप चाहें तो देख सकते हैं इसका सिलेबस और एनसीईआरटी का सिलेबस बोथ दोनों के दोनों सेम हैं। हाँ, एक आध चैप्टर का डिफरेंस है क्योंकि स्टेट बोर्ड है तो यहाँ पर एक आध चैप्टर एक्स्ट्रा ऐड कर दिए गए हैं, तो हम उनको कवर कर लेंगे। तो साथियों इसी सीरीज का ये हमारा तीसरा वीडियो है। इससे पहले कि हम 2 वीडियो बना चुके हैं और इसकी मैं अलग से एक प्लेलिस्ट भी बना दूंगा कंप्लीट, आप वहां से इसको कंप्लीट देख सकते हैं। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर 7 बिन बोले बात। चुप तुम रहो, चुप हम रहें, चलो एक खेल खेलें। इस खेल में सबको बिना बोले अपनी बात दूसरों तक पहुंचानी है। सभी बच्चे साथ साथ के गुटों में बट जाओ। यानी कि ये जो हमारा पाठ है, इसमें बात हो रही है बिना बोलने पर। यानी कि सब कैसे बात करेंगे, इशारों में बात करेंगे। ठीक है। इस खेल में तुम्हारी टीचर सभी गुटों को एक एक कागज की पर्ची देगी। हर पर्ची में कुछ लिखा होगा। सभी अपने अपने गुट में पर्ची पढ़ेंगे। सभी गुटों को पर्ची के अनुसार मूक नाटक तैयार करना है। इस बात का ध्यान रखना है कि बिना बोले ही सभी को अपनी बात दूसरों तक पहुंचानी है। कैसे बात होगी इसमें? बिना बोले ही सभी को अपनी बात दूसरों तक पहुंचानी है। अगर बोलेंगे नहीं तो अपनी बात दूसरों तक कैसे पहुंचाएंगे? तो तुम्हें अपने शरीर के अलग-अलग अंगों से ही अपनी बात कहनी है। जैसे आँखों से, चेहरे के हाव-भाव से, हाथ के इशारे से। यानी कि यहाँ पर साइन लैंग्वेज के माध्यम से, एक्सप्रेशंस के माध्यम से हमें अपनी बात रखनी है, यानी कि दूसरों को समझानी है। जब सबका नाटक तैयार हो जाए, तब सभी गुट एक-एक करके आएँ और सबके सामने अपना मूक नाटक करें। सभी देखने वालों को यह बूझना होगा कि नाटक में क्या हो रहा है। तो ये जो बात हो रही है यहाँ पर, सभी बच्चे आपस में एक दूसरे से बिना बोले बात करेंगे और कैसे बात करेंगे? साइन लैंग्वेज में यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है? तो यहाँ पर हमारे काम की जो चीज़ निकल के आ रही है, वह है जिन घटनाओं को बच्चे समझ पाएँ, जिनसे स्वयं को जोड़ पाएँ, उनको चुनें, ताकि बच्चे उन्हें प्रभावी ढंग से नाटक के रूप में प्रस्तुत कर पाएँ। तो ये क्वेश्चन हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा, ठीक है? तो देखिए यहाँ पर आप जब कक्षा में पढ़ाएँ बच्चों को, तो हमें बच्चों को किस तरीके की चीज़ों को पढ़ाने के लिए किन तरीके की चीज़ों को चुनना है? तो हमें इस तरीके की घटनाओं को या चीज़ों को चुनना है जिनको बच्चे अच्छी तरह से क्या कर पाएँ? समझ पाएँ और खुद से उस चीज़ को जोड़ पाएँ। जब बच्चे उस चीज़ को अच्छे से समझ पाएँगे, खुद से उस चीज़ को जोड़ पाएँगे, तो बच्चे क्या कर पाएँगे? उस चीज़ को बेहतर तरीके से प्रस्तुत कर पाएँगे। ठीक है? अब यहाँ पर देखिए कुछ ये 2 बच्चे हैं और ये दोनों बच्चे आपस में साइन लैंग्वेज के माध्यम से मतलब इशारों में कुछ बात कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर आगे बात करते हैं। हम में से ज़्यादातर लोग बोल और सुन सकते हैं, पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बोल और सुन नहीं सकते। ऐसे लोग दूसरों को अपनी बातें इशारों से समझाते हैं। दूसरों की बातें वे उनके होठों को देखकर समझने की कोशिश करते हैं। जैसे गूंगे और बहरे जो बच्चे होते हैं उन बच्चों को क्या है इशारों के माध्यम से समझाया जाता है। स्पेशल नीड वाले जो बच्चे होते हैं, है ना? CWSN जिन्हें बोला जाता है, चाइल्ड विथ स्पेशल नीड। हम सभी भी तो सब कुछ नहीं कर पाते। हम में से कोई गाता अच्छा है, तो कोई कविता अच्छी लिखती है। कुछ बच्चे झट से पेड़ पर चढ़ जाते हैं, तो कुछ बहुत तेज दौड़ते हैं। कोई चित्र अच्छे बनाता है, तो कोई सुर में गा पाती है। हम सब अपनी-अपनी तरह से खास हैं। हाँ जी, यहाँ से हम बात करें देखिए एक क्वेश्चन हम यहाँ से बनेगा कि यदि हम बात करें तो कक्षा में जितने भी लोग हैं या हमारे परिवार में जितने लोग हैं, हमारे समुदाय में जितने लोग हैं, प्रत्येक बच्चा या प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न-भिन्न है।
ठीक है? प्रत्येक में एक दूसरे से पर्याप्त मात्रा में क्या है? व्यक्तिगत विभिन्नता है। और ये विभिन्नता किस-किस आधार पर है? तो ये विभिन्नता हो सकती है शारीरिक आधार पर, मानसिक आधार पर, भाषाई आधार पर, सामाजिक आधार पर, सांवेगिक आधार पर, यानी कि तमाम तरीके से हम सभी एक दूसरे से क्या हैं? अलग-अलग हैं। इसलिए कोई व्यक्ति किसी चीज़ में निपुण है, तो कोई किसी चीज़ में निपुण है। ठीक है? तो ये यहाँ पर जो बात हो रही है, वो स्पेशल नीड वाले बच्चों की बात हो रही है, जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं, उन्हें साइन लैंग्वेज में किस तरीके से पढ़ाया जाता है। ठीक है? यहाँ पर एक ये कविता भी दी हुई है, मेरी बहन सुन नहीं सकती। तो ये बच्ची के ऊपर एक कविता है, ठीक है? इस पाठ से चर्चा हो सकती है कि हम सब में अलग-अलग तरह की क्षमताएँ हैं। देखिए, अभी हमने जो बात की थी, वो यहाँ पर आ गई कि हम सभी की जो कैपेसिटी है, वो कैसी है? अलग-अलग है। और बच्चों के अपने अनुभवों को शामिल करते हुए इस विषय पर संवेदनशीलता बढ़ाई जा सकती है। तो जब हम किसी विषय पे चर्चा कर रहे हों या जब हम किसी विषय पर पढ़ा रहे हों, तो बच्चों के जो सेल्फ एक्सपीरियंस हैं, यदि हम उनको इंक्लूड कर लेंगे, तो बच्चा उस चीज़ को अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से क्या कर पाएगा? समझ पाएगा। ठीक है? अब देखिए, हम अपनी आँखों से बहुत कुछ कहते हैं। छोटे बच्चे तो बोलना सीखने से पहले ही कितना कुछ कहते हैं। चेहरे से, हाथों से वे कितना कुछ समझते भी हैं। तो जैसे यदि मैं आपसे बात करूँ, तो जो भाषा का प्रारंभिक रूप यदि बात करें, तो भाषा विकास जो चलता है उसमें जैसे सबसे पहला जो आता है क्रंदन आता है, रोना, ठीक है? और फिर आता है बबलाना, यानी कि जो हमारी बाल विकास की सीडीपी की सीरीज़ आएगी, उसमें हम इसको डिस्कस भी करेंगे आपके साथ। तो जो छोटे बच्चे हैं वो बोल तो पा नहीं रहे हैं, उनके पास अभी कोई भाषा भी नहीं है, लेकिन कई चीज़ों को वो एक्सप्रेस करते हैं हमारे सामने, है ना? मुस्कुराते हैं, यदि हम चुटकी बजाएँ उनके सामने तो मुस्कुराते हैं, ताली बजाएँ, हाथ फैलाएँ तो वो बच्चे भी मुस्कुराते हैं, हाथ फैलाते हैं, ठीक है? तो इन बच्चों के पास भाषा तो नहीं है, लेकिन ये बच्चे, छोटे जो बच्चे हैं वो किस तरीके से अपने भाव प्रस्तुत कर रहे हैं? तो चेहरे के माध्यम से, रोकर या हाथों से। अपने आस-पास के छोटे बच्चे करीब 6 से 8 महीने के देखो, छोटे बच्चों को यदि हम देखें, तो छोटे बच्चों को जो मैंने बताया, जैसे यदि हम सीटी बजाते हैं, तो वो बच्चे हँसते हैं, हाथ फैलाएँ तो वो बच्चे हमारी तरफ गोद में आने के लिए हाथ फैलाते हैं। सॉरी। तुम सोच रहे होंगे, ये कैसे चेहरे हैं? ना इनमें आँखें हैं, ना नाक और ना ही मुँह। यह सब तो तुम्हें बनाने हैं, पर साथ में जो लिखा है उसे पढ़कर। देखिए, यहाँ पर बच्चों को समझाने के लिए ये चित्र दे दिया गया है और यहाँ पर बता दिया गया है कि जैसे यह आफ़ताब है, उसका खिलौना गिरकर टूट गया है, वह दुखी है, कैसा होगा उसका चेहरा? एक बच्चा है आफ़ताब और वो क्या है? उसका खिलौना टूट गया तो वो दुखी है। तो यहाँ पर क्या है, वो बच्चा बोल नहीं रहा, लेकिन अपने एक्सप्रेशन शो करेगा। तो अपने एक्सप्रेशन वो बच्चा कैसे शो करेगा? अब ये बच्चा कैसा है? तो बच्चा उदास है। कैसा है ये बच्चा? उदास है, मतलब उसका मुँह कैसा होगा? सैड फेस होगा। ठीक है? चलिए, इसी तरीके से ये बच्ची का बताया गया है। हाँ, बच्चों को हमारे काम की चीज़ जो है, मैंने आपसे कहा था कि ज़्यादातर जो हमारे काम की चीज़ है, हम उस पर विशेष रूप से फ़ोकस करेंगे, ठीक है? बच्चों को अपनी भावनाओं को विभिन्न तरह से व्यक्त करने के लिए प्रेरित करें, ठीक है? बच्चों की जो भावनाएँ हैं, हम बच्चों से कहें कक्षा में कि बेटा, आप अपनी भावनाओं को किसी भी तरीके से आप कक्षा में प्रस्तुत कर सकते हैं। जब आप ऐसा करवाएँगे तो क्या होगा, जब भिन्न-भिन्न तरीके आप उनकी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए प्रेरित करेंगे तो क्या होगा इससे? तो बच्चों में इससे उनकी सृजनात्मकता क्षमता का विकास होगा। कोई बच्चा अपनी भावना को किसी तरीके से बता रहा है, कोई बच्चा किसी तरीके से बता रहा है, तो बच्चा इसमें कुछ न कुछ नया क्रिएटिव करने की कोशिश करेगा कि मैं दूसरे बच्चे से बेहतर तरीके से इस चीज़ को एक्सप्रेस करूँ, ठीक है? चलिए, नीचे चित्र में नाच की कुछ मुद्राएँ दी हैं, इन्हें देखो और करो। ये बच्चों को नाच की कुछ मुद्राएँ हैं, है ना? और एक ये चित्र दिया गया है, चित्रों को देखकर अनुमान लगाओ, इन पर अपने मन से कहानी बनाओ तथा अपने साथियों को सुनाओ और उस कहानी पर बातचीत भी करो। तो ये कुछ चित्र दे दिए, बच्चे इसको देखेंगे और अपने मन से कुछ ना कुछ इसके ऊपर क्या है, काम करेंगे।
चलिए ठीक है, इसमें इतना ही था इस पार्ट के अंदर जो हमारे इम्पोर्टेंट फैक्ट थे, हमने उनको डिस्कस किया। हम आगे बढ़ते हैं अगले पार्ट की ओर। और अगला पार्ट है हमारा, पंख फैलाएं उड़ते जाएं। ठीक है, इस पार्ट से काफी क्वेश्चन परीक्षाओं में आए हैं और आते भी रहते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है ये। सिर पर मेरे हैं सुंदर पंखों पर नाज है, सुंदर नाच दिखाता हूँ, राष्ट्रीय पक्षी कहलाता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन तो हमारा यही बन जाता है कि हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन है। तो हम तुरंत बता देंगे, हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन है, मोर है। ठीक है। तो ये बच्चों को याद कराने के लिए मतलब कविताएं यहाँ पर दे दी गई हैं। ये कौवे के लिए दी गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। ये कोयल के लिए एक कविता दी गई है। हाँ, हमारे काम की एक चीज यहाँ पर और आई। क्या? मरे जानवर खाकर मैं जगह साफ कर देता हूँ, ऊंची ऊंचे आकाश में उड़ता हूँ, गिद्ध मैं कहलाता हूँ। ठीक है, तो ये जो है कौन है, गिद्ध। तो इस वजह से मतलब एक तो ये होता है कि आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, आपसे पूछा जाता है कि प्रकृति का सफाई कर्मी किसे कहते हैं। ठीक है, पर्यावरण का सफाई कर्मी या प्रकृति का सफाई कर्मी, क्योंकि ये जो गिद्ध है वो मरे हुए जो जानवर है उनको खाता है। और मरे हुए जानवरों को खाता है तो उससे क्या है, सफाई होती है, बीमारियां नहीं फैलती हैं। तो ऐसा पक्षी कौन सा है जो मरे जानवरों को खाता है, तो गिद्ध है। और प्रकृति का सफाई कर्मी किसे कहते हैं, तो गिद्ध को कहते हैं। ठीक है। ठीक है, इसी तरीके से और यहाँ पर देखें, पेड़ के छेद में पेड़ में छेद बनाऊं, उसमें छिपे कीड़े मैं खाऊं, टुक टुक करता जाता हूँ, कट फोड़वा कहलाता हूँ। तो इस तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है कि आ, पेड़ का जो तना होता है उसमें छेद कौन बनाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि कट फोड़वा कौन, कट फोड़वा। कट फोड़वा देखा होगा आपने, ये रहा देखिए। चलिए आगे और बढ़ें, आगे देखते हैं। क्या कह रहा है, उल्लू कह रहा है, अरे जगा दिया, आज जंगल में इतना शोर कैसा। उल्लू जी, सारे पक्षी अपनी अपनी बड़ाई कर रहे हैं और शोर मचा रहे हैं। अब देखिए बात उल्लू की आएगी यहाँ पर। उल्लू बोला, अब बंद क्यों नहीं करते यह शोरगुल, यह कैसा झगड़ा, हम सभी में कुछ न कुछ खास है, हमारे पंख, पैर, चोंच और बोली चाहे अलग अलग हैं, पर हम सब भी पक्षी हैं। सोचो, अगर हम सब एक जैसे दिखते और एक सा खाते, बोली भी यदि एक सी होती तो कितनी नीरस होती हमारी दुनिया। है ना, तो सभी मतलब जो पक्षी हैं, कहला तो सभी पक्षी ही रहे हैं, लेकिन किसी के पंख अलग तरीके हैं, किसी के पैर अलग तरीके के हैं, किसी की चोंच अलग तरीके की है, कोई किसी तरीके से पक्षी बोलता है, कोई पक्षी किसी अलग तरीके से बोलता है। तो सभी कैसे हैं, अलग अलग तरीके से हैं। चलिए यहाँ पर हमारे काम की चीज आई। बच्चे बाहर पक्षियों को देखेंगे तो कागज पर आसानी से पहचान कर पाएंगे। कविता को बढ़ाने के लिए बच्चों को पक्षियों के गुण पता होने से मदद मिलेगी, चाहे वे उनके नाम भी न जानते हों। साथियों, हम डिस्कस कर रहे हैं पर्यावरण की बुक को। और पर्यावरण यानी कि नेचर, हमारा जो पर्यावरण है। तो बच्चों को हमें ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी है कि बच्चे वास्तविकता में बाहरी दुनिया से जुड़कर उस चीज को सीखें। मतलब बच्चे उसको फील करें खुद से कि अब पक्षियों की बात हो रही है और बच्चों को इस बारे में पता नहीं है, तो आप बच्चों को कक्षा से बाहर ले जाएं। और कक्षा से बाहर ले जाएंगे, कक्षा से बाहर दिखाइए पेड़ पर पक्षी बैठे होंगे कि ये पक्षी हैं। जब बच्चे उसको क्या है कि देख कर क्या है, बच्चे उस चीज को सीख रहे हैं और वो बच्चों को क्या है, पक्षियों के जो गुण हैं उनके पता होने में मदद मिलेगी। कि कोई पक्षी के मतलब रंग रूप किस तरीके का है, कोई गर्दन को किस तरीके से हिलाता है, किसी की चोंच कैसी है, किसी के पैर कैसे हैं। ठीक है ना, भले ही वो उसको उसके नाम नहीं पता, लेकिन वो कोशिश करेगा कि बताने के कि एक ऐसा पक्षी है जिसकी चोंच लंबी है, एक ऐसा पक्षी है जो लकड़ी में मतलब लकड़ी को फोड़ रहा था, इस तरीके से। ठीक है, चलिए यहाँ पर और आगे बात करें। ये पक्षियों की चोंच दी गई है, देखिए यहाँ पर तोता है, कौवा है, मोर है। बच्चों की पक्षियों में रुचि बढ़ाने के लिए बच्चे चुपचाप बैठकर पक्षियों को देखें। मतलब आपको बच्चों को क्या कराना है, प्रकृति से जोड़कर पढ़ाना है। अपने अवलोकनों को नोट करना सीखें तथा कक्षा में सभी को बताएं। तो जैसे हमने बात की थी कि
बच्चा देखेगा पेड़ पर पक्षियों को और उसने जो अनुभव किया, उस अनुभव को वो अपने साथियों को कक्षा में बताएगा। देखिए यहाँ पर देखो, देखा पक्षियों की चोंच कितनी अलग-अलग तरह की होती है, उतना ही अलग-अलग तरह का होता है उनका भोजन। पक्षी तरह-तरह की चीजें खाते हैं, कोई फल खाता है तो कोई बीज, कोई कीड़े-मकोड़े खाता है तो कोई मछली। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये पक्षी दिए गए हैं और इन पक्षियों का क्या है, यहाँ पर ये भोजन दिया गया है कि कौन सा पक्षी कौन सा भोजन करेगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ से हमारे काम के दो क्वेश्चन बनने वाले हैं। क्या तुमने कभी ध्यान दिया है कि पक्षियों के उड़ने, चलने और गर्दन घुमाने के तरीके अलग-अलग हैं? मैना झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती हैं। देखिए ये मतलब टीचिंग परीक्षाओं का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है पर्यावरण का। कई बार आता है कि ऐसा कौन सा पक्षी है जो झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे करता है? तो आप तुरंत बता देंगे मैना। ठीक है। उल्लू तो अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है, तो एकदम पीछे तक अपनी गर्दन को घुमाने वाले पक्षी का नाम बताइए। तो कौन है? उल्लू। तो ये दो क्वेश्चन हैं, ये मतलब आपके पर्यावरण की जो टेट परीक्षाएं होती हैं, चयन परीक्षाएं होती हैं, उनमें ये क्वेश्चन आपने देखा होगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक ये बात हो गई और हमारे काम की और क्या चीज निकल कर आती है हम उसे देखते हैं। चलिए तो बस इस पार्ट में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट थे उनको हमने कवर कर लिया, ये पार्ट रहा यहीं तक। अब बढ़ते हैं हम अगले पार्ट की ओर और अगले पार्ट का नाम है बादल आए बारिश लाए। तो अप्पू ने केला खाया, अप्पू हाथी को केले बहुत पसंद हैं। तो यहाँ पर जो बात हो रही है एक हाथी है, उसकी बात हो रही है और इस हाथी का नाम है अप्पू। और अप्पू हाथी को क्या पसंद है? केले बहुत पसंद हैं। तो यहाँ से परीक्षा में आपकी में पूछा जा सकता है कि हाथी को कौन सा फल पसंद होता है? तो वो चार ऑप्शन आपके पास आ जाएंगे, तो आप तुरंत बता देंगे कि हाथी को केले पसंद होते हैं। ठीक है। वह रोज केले के पेड़ों से केले तोड़कर खाता है। एक दिन उसने देखा कि केले के पेड़ मुरझा रहे हैं, बहुत दिनों से बारिश जो नहीं हुई थी। अप्पू बोला, मैं अभी अपनी सूंड में पानी भरकर लाता हूँ। वह नदी की ओर चल पड़ा। नदी से अप्पू ने जी भरकर पानी पिया। सूंड में पानी भर भर कर वह खूब नहाया। फिर सूंड में पानी भरा और जाकर केले के पेड़ों को भी नहला दिया। पानी मिलते ही केले के पेड़ खिल उठे। अप्पू बोला, अब मैं रोज तुम्हारे लिए पानी लाऊंगा, तुम मुझे मीठे मीठे केले जो देते हो। तो ये हाथी है, हाथी ने देखा कि कई दिनों से बारिश नहीं हुई और बारिश ना होने की वजह से क्या है कि पेड़ों को पानी नहीं मिला। तो ये बात, और ये हाथी क्या है, नदी में जाता है, अपनी सूंड में पानी भर कर लाता है और पेड़ों पे पानी डालता है। ठीक है, तो यहाँ से इसकी इतनी ही बात है। और क्या देखने को मिल सकता है हमें? तो फिर उन पेड़ पौधों को पानी कहाँ से मिलता है जिन्हें कोई पानी नहीं देता? ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखिए यहाँ से, तो फिर उन पेड़ पौधों को पानी कहाँ से मिलता है जिन्हें कोई पानी नहीं देता? तो इस तरीके का क्वेश्चन बन जाएगा। तो जंगल में, पहाड़ियों पे कई जगह जो पेड़ लगे हैं, उनमें कोई पानी तो दे नहीं जाता है, तो कहाँ से मिलता है उनको? बारिश से। जब वर्षा होती है तब उन्हें क्या है? पानी मिलता है। पेड़ पौधों को ज्यादातर पानी बारिश से मिलता है। ठीक है, याद रखें, ये इंपोर्टेंट फैक्ट, छोटे छोटे फैक्ट हैं इसमें जो कि आपकी परीक्षा में बन सकते हैं। और देखिए चयन परीक्षा है और पहली बार होने जा रही है मध्य प्रदेश में, और काफी तरह के क्वेश्चंस वो कोशिश करेंगे लाने की आपके लिए। तो आप तैयार रहें, अपनी एक कमर कस के एकदम सब तरीके से, आपके जो तरीके हो सकते हैं चीजों को पढ़ने के, वहां से आप अपना एक प्रॉपर कंटेंट तैयार हो जाएगा आपके पास, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलिए तो इसमें फिर ये कि ये कविता दी गई है बादल आए। बादल के ऊपर एक कविता है। ठीक है, इंद्रधनुष भी बताया गया है इसमें। तो ये उसी की बात हो रही है। बाहरे बारिश तेरी शान, कोई है खुश कोई परेशान। तो यहाँ पर एक चीज और भी है, देखिए कि जब बारिश नहीं होती तो भी समस्या है, और बारिश अत्यधिक मात्रा में हो जाती है तो भी समस्या है ना? तो बच्चों के बारिश से जुड़े अनुभव को सुनने से बारिश से होने वाले प्रभावों, अच्छे या बुरे, दोनों पर गहराई से चर्चा हो सकती है। तो बच्चों को बारिश के बारे में जब हम बात करेंगे तो बच्चे बताएंगे कि बारिश के
ये होता है, मतलब पेड़-पौधों को पानी मिलता है, फसल अच्छी होती है। वहीं दूसरी तरफ वो इसके बुरे प्रभाव बताएँगे, बाढ़ आ जाती है ना? और फसलें डूब जाती हैं। तो इस तरीके से इस पर चर्चा हो सकती है। तो ये थे आज हमारे ये 3 चैप्टर हमने डिस्कस किए। आई होप आपको ये सीरीज़ बहुत पसंद आ रही होगी, है ना? और चलिए तो फिर मुलाकात करते हैं अगली वीडियो में, जब तक आप सभी अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।